नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। सबसे पहले बड़ी खबर भोपाल से। हबीबगंज स्टेशन पहुंची है श्रमिक स्पेशल ट्रेन। तेलंगाना से भोपाल पहुंचे हैं 1030 मजदूर। मध्य प्रदेश के सभी मजदूर हैं जो वापसी कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के दौर में जो जहां फंसा था उसे अब वापस लाने की कवायद की जा रही है और अब बस के द्वारा इन 1030 मजदूरों को उनके अपने अपने गृह जिलों में भेजा जाएगा। स्टेशन पर सभी श्रमिकों की स्क्रीनिंग की गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, भोपाल से हबीबगंज स्टेशन के ऊपर श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची। तेलंगाना से भोपाल पहुंचे हैं 1030 मजदूर। मध्य प्रदेश के रहने वाले सभी मजदूर हैं। बस से सभी मजदूरों को उनके गृह जिले भेजा जाएगा। स्टेशन पर सभी श्रमिकों की स्क्रीनिंग हुई है। और हमारे सहयोगी सुधीर इस वक्त जुड़ गए भोपाल से। सुधीर, मजदूर वापस लौटे हैं और एक बार फिर से कई सारे इंतजाम करने पड़े होंगे, क्या व्यवस्था देखी आपने? देखिए, बिल्कुल पुनीत, अगर बात करें तो पूरे देश भर में लगभग 50,000 ऐसे मजदूरों की जानकारी प्रदेश सरकार को मिली थी कि जो बाहर के राज्यों में फंसे हुए थे। लिहाजा जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला केंद्र सरकार का था, उसके मद्देनजर मध्य प्रदेश सरकार ने 31 ट्रेनों की बुकिंग कराई थी जो कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मजदूरों को वापसी लाने के लिए थी। लिहाजा आज जो खेप आई है, इससे पहले नासिक से भी ट्रेन आ चुकी थी। और अगर बात की जाए तो तेलंगाना में से फंसे हुए लगभग 1030 जो मजदूर हैं वो उनकी घर वापसी हुई है। भोपाल के अंदर ये सभी मजदूर लाए गए हैं। इसके बाद में उनको उनके घर गृह जिले के लिए रवाना किया जा रहा है। इनमें सबसे बड़ी संख्या जो है 307 वो बालाघाट जिले की है। बालाघाट जिले की जो सबसे पहले मजदूर आए थे उनकी स्क्रीनिंग कराने के साथ बसों में बैठाकर उनको रवाना किया गया है। यहाँ पर अगर इंतजाम की बात करें तो प्रशासन की ओर से उनको भोजन यहाँ पर दिया गया है, बिस्किट के पैकेट दिए गए हैं, पानी की बोतल दी गई है। एक लंबे अंतराल के बाद, यानी कि कहना होगा लगभग 40 दिन के बाद, जब से लॉकडाउन का पीरियड शुरू हुआ था उसके बाद से मजदूरों ने राहत की सांस भोपाल आकर ली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक बात कही जा रही थी कि पिछली बार नासिक से जब ट्रेन आई थी तो सभी मजदूरों से जो है किराया लिया गया था, पर लेकिन इस बार प्रदेश सरकार के खर्चे पर इन मजदूरों को वापस लाया गया है। और जो विशेष ट्रेन आई थी उसमें भोपाल और उसके आसपास के मजदूरों को उतारने के बाद आगे के लिए उसको रवाना किया गया है। क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें या फिर बुंदेलखंड की बात करें तो वहां के लिए ग्वालियर स्टेशन पर अगली बार इन मजदूरों को उतारा जाएगा, जिसमें से 47 मजदूर मुरैना के हैं। इसके अलावा ग्वालियर और आसपास के मजदूरों को वहां पर स्टॉपेज दिया जाएगा। ना केवल तेलंगाना बल्कि गुजरात से भी कुछ स्पेशल ट्रेन बुलाई गई है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो 31 ट्रेनों की बुकिंग जो है मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कराई गई थी, जिनमें से अब मजदूरों की वापसी का सिलसिला लगातार शुरू हुआ है। पर लेकिन प्रशासन की जो सबसे बड़ी चिंता है कि इन मजदूरों की न केवल स्क्रीनिंग कराई जाए बल्कि इनको सुरक्षित घर पहुंचाने के साथ में इनको क्वारंटाइन कराया जाए, जिससे कि अगर किसी में किसी तरह का कोई लक्षण पाया जाता है तो कम से कम बाहर से आने के बाद में संक्रमण मध्य प्रदेश के अंदर ना फैले, इस बारे में भी प्रशासन की ओर से खास ध्यान रखा जा रहा है। और अगर बात करें तो फिलहाल सभी मजदूर जो है उनके स्क्रीनिंग कराने के साथ में बसों में बैठाकर उनके गृह जिले के लिए रवाना किया गया है। पुनीत, जिस तरह आप बता रहे हैं कि मजदूरों को लेकर ट्रेन बुक की गई हैं और बहुत सारे मजदूरों की वापसी की अब एक एक करके जानकारी मिल रही है, लेकिन जो लोगों का डर है, जो लोगों का भय है कि इनको चाहे बस से लाया जाए चाहे ट्रेन से लाया जाए, क्या इसमें जो स्क्रीनिंग है वो पूरी तरह पुख्ता है? क्या इस स्तर की है कि माना जाए कि जितने भी लौट रहे हैं उनमें से कोई भी संक्रमित नहीं है? क्योंकि लोगों को संक्रमण का डर है हर लौटती हुई ट्रेन के साथ। देखिए पुनीत, इस बारे में स्क्रीनिंग के बाद में जब ये जो मजदूर लाए गए इनको क्वारंटाइन किया जाएगा, उसके बाद में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। पर लेकिन प्रशासन की ये कोशिश है कि कम से कम जो शुरुआती तौर पर संदिग्ध लक्षण कोरोना के दिखते हैं, अगर इनमें से किसी मजदूर के अंदर वो लक्षण पाए जाते हैं तो उनको भोपाल में रोकने के साथ ही उनका इलाज यहीं पर शुरू किया जाए। अगर जरूरत पड़ती है तो भोपाल के अंदर उनको क्वारंटाइन किया जाए। और जिन मजदूरों का टेम्परेचर जो है सामान्य अगर पाया जाता है या लक्षण उनके अंदर नहीं है तो ऐसे में सोशल डिस्टेंस के माध्यम से बसों के अंदर बैठाकर उनको उनके गृह जिले के लिए रवाना किया जाए। पर लेकिन इन सभी मजदूरों को फिलहाल उनके परिवार से दूर रखा जाएगा और जिले के अंदर, गृह जिले के अंदर उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। इस बारे में प्रशासन की पहल है। मजदूर घर वापस आए हैं, किसमें क्या लक्षण पाए जाते हैं, पर शुरुआती तौर पर जो जांच का एक प्रारंभिक प्रक्रिया होती है, कम से कम वो औपचारिकता यहां पर पूरी की जा रही है। हालांकि स्क्रीनिंग की अगर बात करें तो केवल टेम्परेचर यहां पर मजदूरों का लिया गया है और जो मजदूर सामान्य तौर पर किसी प्रकार के कोई लक्षण जिसमें नहीं पाए गए हैं उनको उनके गृह जिले के लिए रवाना किया गया है। पुनीत, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा सुधीर बता रहे हैं कि अब ट्रेन वापस पहुंच रही हैं और अब इनके साथ में जो तमाम लोग आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, श्रमिक आ रहे हैं, उन सबको उनके गृह जिले रवाना किया जाएगा। लेकिन इसके पहले उनकी स्क्रीनिंग करके, उनकी जांच करके तसल्ली की जा रही है कि क्या
पूरी तरह से वे ठीक हैं या फिर उन्हें क्वारंटाइन करने की आवश्यकता है। श्योपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, हुलपुर गांव में भीषण आग लगी। आधे गांव को आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। कई पशुओं के जिंदा जलने की आशंका है। ग्रामीणों के 4 बच्चे भी लापता बताए जा रहे हैं। प्रशासनिक अमला घटनास्थल पहुंच चुका है। अभी तक दमकल की गाड़ी यहां नहीं पहुंची है। इस बात को लेकर अफरा तफरी है। आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। विजयपुर के हुलपुर में यह आग लगी है। तस्वीरें आप देखें, भीषण आग की तस्वीर। श्योपुर से बड़ी खबर है, आधे गांव को आग ने चपेट में ले लिया। कई पशुओं के जिंदा जल जाने की आशंका है। स्वदेश भारद्वाज हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। स्वदेश, ये तस्वीरें बताती हैं कि बेहद भीषण आग लगी। क्या स्थिति है, कैसे लगी आग? का कारण तो सबसे पहले ये है कि श्योपुर जिले में 3 दिन से लगातार आंधी तूफान का कहर चल रहा था और जो आसपास के ग्रामीण लोग हैं, फसल कटने के बाद जो नरवाई जलाते हैं, तो जो नरवाई जलती है उसकी चिंगारी हवा के साथ उड़ती है और आसपास के क्षेत्रों में फैलती है। ऐसी ही कुछ घटना हुई आज, जब एक गांव में नरवाई जलाई गई और उसी वक्त आंधी का आना हुआ और वो नरवाई की जो चिंगारियां थी वो गांव में जाके गई और गांव में जो भूसे के ढेर थे पहले उन्होंने आग पकड़ी। उसके बाद पूरा धीरे धीरे करके पूरे गांव में आग फैल गई। इस बीच 7-8 जो मवेशी है वो जलकर वहां उनकी मौत हो चुकी है और एक अभी बात सामने निकल के आई है कि जो 4 बच्चे उस गांव के हैं वो भी लापता हैं। तो प्रशासन की टीम तो वहां पहुंच गई, लेकिन दमकल की गाड़ी अभी पहुंची नहीं है, जिसकी वजह से आग पे काबू नहीं पाया गया है। लेकिन जहां तक है, प्रशासन और कुछ ग्रामीण घरों की सामग्री और घरों में जो जरूरत की चीजें उनको निकालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी दमकल की गाड़ी श्योपुर के अलावा आसपास के जिलों से भी मंगाई जा रही है। पुनीत, जो अभी के हालात हैं वो किस तरह के हैं? कितना नुकसान तकरीबन हुआ होगा? क्या ये आग और फैल रही है या अभी जो प्रशासन वहां मौजूद है वो क्या कर रहा है? पुनीत, मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रशासन के पास ऐसे कोई अभी इंतजाम नहीं है कि वहां आग पे काबू पाया सके। और दूसरी बात करें तो आगजनी में पूरा गांव जलकर खाक हो चुका है। ऐसा कुछ भी सामान नहीं है गांव में जो बचा हो। जो मवेशी खुले में थे वो तो भाग खड़े हुए, लेकिन जो बंधे थे वो वहां जल के उनकी मौत हो चुकी है। और प्रशासन के पास सिर्फ खड़े रह के वहां पर देखने के अलावा अभी कोई ऐसा इंतजाम नहीं है जिससे ये हो सके कि प्रशासन वहां बचाव दल में लगा हुआ है। चलिए, शुक्रिया आपका। आप नजर रखें, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। तस्वीरें दिखा रहे हैं, भीषण आग लगी है श्योपुर के गांव में। और त्रिलोचन जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, एसडीएम साहब। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं श्योपुर के गांव की। आधे गांव को आग ने चपेट में लिया है। क्या स्थिति आप वहां पा रहे हैं? यहाँ पर हम आग पर कंट्रोल करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आसपास के जिलों से भी हमने सब फायर ब्रिगेड वगैरह बुलाई है। श्योपुर से, बड़ौदा से, कैलारस से, सबलगढ़ से, पौरी से, बैराड़ से हमने फायर ब्रिगेड को बुलाया है। आग पर पूरा काबू करने का प्रयास किया जा रहा है। पूरे प्रयास की हम जारी हैं और आसपास से जितने मदद हो सकती थी टैंकरों के, ग्राम पंचायतों से, वो सब बुलाई गई हैं। और लेकिन अभी बताया जा रहा है कि कोई दमकल वहां पहुंची नहीं है अभी तक। नहीं पहुंच गई है और आग की स्थिति स्टेबल है। आग की स्थिति हमने स्टेबल एक स्थिर अवस्था में आ चुकी है, जो कंडीशन है। गौर साहब, क्या वजह आपको इसकी बताई गई या क्या वजह आप पा रहे हैं वहाँ पे, क्यों ये आग लगी? यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पे शायद ये आसपास के खेत में जो खेत के जो अवशेष बचते हैं उसमें जो आग लगा देते हैं, उससे ये फैली है, ऐसा लोगों का कहना है यहाँ पे। और बच्चे भी लापता बताए जा रहे थे। पशुओं के जलने के साथ साथ ये बताया जा रहा है कि कुछ बच्चे लापता। वो अब इसका विस्तृत सर्वे किया जाएगा। इसका अभी पहले हमारा पूरा प्रयास है आग को किसी भी तरह से बुझाया जाए। अभी के हालात जो आप देख पा रहे हैं वहाँ, उसमें दमकल कितनी देर तक पहुँचने की आपको उम्मीद है? 3 दमकल आ चुकी है। सबलगढ़ की आ चुकी है, विजयपुर की है और पौरी की 3 दमकल आ चुकी है। अभी आप मौके पर ही मौजूद हैं? बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जो भीषण आग लगी है इस पर बताया जा रहा है कि दमकल वहां पहुंची। एसडीएम साहब जुड़े थे हमारे साथ। उनका कहना था कि दमकल कुछ पहुंच गई हैं और कुछ और दमकल का इंतजाम किया है, उनका इंतजार किया जा रहा है। लेकिन श्योपुर के इस गांव में लगी भीषण आग ने एक बार फिर सबक दिया है। नरवाई जलाई जाती है, खेतों में जो नीचे रह जाती है उपज, उसको जलाने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए लोग आग लगाते हैं। लेकिन आंधी तूफान में वही आग गांव तक पहुंची, भूसे के ढेर तक पहुंची और अब पूरे गांव के लोगों को संकट में डाल दिया है।
आधे गांव में इस आग ने भयंकर तांडव दिखाया और अभी भी इस वक्त भी पूरी तरह इस पर काबू नहीं पाया जा सका है। कई पशुओं के जलने की आशंका है। 4 बच्चे लापता बताए जा रहे हैं। प्रशासन का अमला मौजूद है। प्रशासनिक अधिकारी, उनका यह कहना है कि अभी उनकी प्रायोरिटी, उनका जो पूरा ध्यान है इस आग पर काबू पाने को लेकर है। तो 3 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की मौके पर पहुंचना बताया गया है और आसपास के जिलों से भी, आसपास के इलाकों से भी फायर ब्रिगेड को बुलवाया गया है। फिलहाल आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया गया। हालांकि अधिकारी कहते हैं कि कंट्रोल की स्थिति जल्दी बन जाएगी। तो श्योपुर के गांव में भीषण आग लगी है। 4 बच्चे अब तक लापता बताए जा रहे हैं। कई सारे पशुओं के जलने की खबर है। अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। एसडीएम साहब से बात हुई हमारे, उनका कहना है कि दमकल कुछ पहुंची हैं और कुछ पहुंचने वाली हैं। तो बड़ी खबर श्योपुर से आप देख रहे हैं। तस्वीरें आप देखें, कितनी भीषण आग लगी। बताया जाता है कि नरवाई जलाई जा रही थी। जैसा अक्सर होता है कि फसल कटने के बाद जो अवशेष होते हैं उनको जलाने की किसान जो है जमीन साफ करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। जो बचे हुए ठूटे उनको जलाते हैं, लेकिन तभी तेज आंधी ने इस आग को गांव तक पहुंचा दिया। आधे से ज्यादा गांव अपनी चपेट में आग ने ले लिया। 3 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की फिलहाल मौके पर पहुंची हैं, जैसा बता रहे थे एसडीएम जी, और साथ में ये भी बता रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ इसका आकलन फिलहाल नहीं हो पाया, बाद में सर्वे करेंगे। अभी उनकी पूरी प्रायोरिटी आग बुझाने या काबू करने को लेकर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े की बात करते हैं। ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 3148 ये आंकड़ा हो चुका है। प्रदेश में अब तक 185 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 1099 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज इंदौर में हैं। यहां अब तक 1681 मरीज सामने आ चुके हैं। इनमें से 81 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 491 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। राजधानी भोपाल की बात करें, यहां कोरोना के अभी तक 605 मरीज सामने आए हैं। भोपाल में अब तक 20 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 317 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। उज्जैन में कोरोना के 11 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके साथ ही उज्जैन में अब तक 195 मरीज सामने आ चुके हैं। खरगोन में भी कोरोना का एक नया मरीज मिला। जिले में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 80 हो चुका है। 7 मरीजों की मौत हुई है। 37 मरीज अब तक सेहतमंद हुए, घर गए। आगरमालवा में भी एक नया मरीज मिला। यहां कोरोना पॉजिटिव 13 हो गए हैं और 1 मरीज की मृत्यु हो चुकी। नीमच में कोरोना की एंट्री हो गई। 4 नए मरीज मिले और इसके बाद राजस्थान से जो सटी सीमा थी उसको सील किया। 10 मरीज मिलने के बाद सतना में जिले की बॉर्डर को सील किया गया। पुलिसकर्मी बॉर्डर पर लगातार निगरानी कर रहे हैं। हर रोज की तरह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा की। बैठक करते हुए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। और इस वक्त का आंकड़ा देखें टीवी स्क्रीन पर। 3148 पॉजिटिव मरीज अभी तक मध्य प्रदेश में सामने आए हैं, जिनमें से 1099 मरीज अब तक ठीक हुए हैं और 185 लोगों ने संक्रमण के चलते अपनी जान गंवा दी। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इंदौर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1681 हो चुका है, जबकि अब तक 81 मरीजों की मौत हुई है। 491 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना संक्रमण के इस हालात पर काबू पाने प्रदेश भर में डॉक्टर्स की यहां तैनाती है। इंदौर में 25 जिलों के 102 डॉक्टर पोस्टेड हैं। क्वारंटाइन सेंटर और टेस्टिंग में इनकी ड्यूटी लगाई है। इंदौर में 85 वार्डों में से 80 वार्ड कोरोना संक्रमित हैं, जिनमें 25 वार्ड ऐसे हैं जहां 10 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव हैं। इन वार्डों को रेड स्पॉट घोषित किया है। अधिकारियों के मुताबिक इंदौर में फिलहाल रोजाना मिल रहे कोरोना पॉजिटिव की संख्या में कमी आई है। रोजाना किए जा रहे टेस्ट में 10% टेस्ट पॉजिटिव मिल रहे हैं। इसके अलावा जो मृत्यु दर है वो 12% से घटकर 4% पर आ गई। मंत्री तुलसी सिलावट लगातार बैठकें कर रहे हैं। उम्मीद जताई कि जल्दी हालात पूरी तरह काबू होंगे।
रेशियो है ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है, 10% से भी नीचे अब आ गया है। हमारी सर्वे टीम घर घर जाके लोगों को बता रही है और इससे अब ये फ़ायदा हो रहा है कि लोग का डिटेक्शन हम अर्ली स्टेज में कर पा रहे हैं और इसीलिए हमारी मॉर्टेलिटी यानी कि मृत्यु की जो दर थी ये शुरुआत में जो 12% तक पहुंच गई थी, आज वो 4.5% पे आ गई है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इंदौर, मैंने कहा ना, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चुनौती है। मैं निरंतर कलेक्टर से बात करता हूँ, सारे आला कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, नगर निगम कमिश्नर, पूरे संभाग की बैठक मैंने अभी ली आईजी के साथ और कमिश्नर के साथ कि धार, खंडवा, बुरहानपुर, पड़वानी, झाबुआ, इन सारी उसकी बैठक ली है और सकारात्मक नतीजा है। मुरैना से एक बड़ी खबर आपको बता दें, 5 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। मरीजों में जिला अस्पताल के 2 नर्सिंग स्टाफ भी शामिल बताए गए। मुरैना में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 9 हो गई और कुल 23 कोरोना केस अब तक सामने आए हैं। हमारे सहयोगी सतेन जुड़ गए वहां से। सतेन, पूरी जानकारी दें। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सुबह जो रिपोर्ट आई थी उसमें तो चूंकि सारे मरीजों की जो रिपोर्ट आई थी वो नेगेटिव आई थी, लेकिन जो शाम के समय एक रिपोर्ट आई थी उसमें ये साफ तौर से क्लियर हो पाया है कि 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई हुई, जिसमें 2 नर्सिंग स्टाफ है और 2 लोग वो हैं जो चेन्नई से भागकर आए थे और एक व्यक्ति वो है जो गुजरात से आया हुआ था। इस तरीके से कुल मिलाकर अब मुरैना अगर जिला अस्पताल की बात की जाए तो 9 मरीजों की संख्या हो गई है अभी तक। वैसे जिले भर में क्योंकि 23 मरीज थे जिसमें से 14 मरीज ठीक होकर घर जा चुके थे। इस तरीके से ये अब मिलाकर जो 9 मरीज हैं उनका जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है और चूंकि जहाँ जिन क्षेत्रों से ये लोग रहने वाले हैं उन सभी क्षेत्रों को सील किया जाएगा और ये किन लोगों से इन लोगों की मुलाकात हुई है। क्योंकि अगर नर्सिंग स्टाफ की बात की जाए तो ये सबसे बड़ी चूक वाली बात आती है। जो नर्सिंग स्टाफ है वो आपस में नर्स और डॉक्टर सभी से इन लोगों की क्योंकि मुलाकात रहती है, तो उसके बाद एक गंभीर ये भी बात आती है कि इनमें कितने डॉक्टर तो कितनी नर्सें भी शामिल और हो सकती हैं, उन लोगों के भी मरीज भी सैंपल भेजे जाएंगे। अब उन लोगों की रिपोर्ट किस तरीके से आती है तो ये भी एक बड़ा सवाल निकल कर आता है कि। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिला अस्पताल की 2 नर्सिंग स्टाफ का इसमें शामिल होना ये गंभीर मुद्दा है। एक्टिव मरीज भी बढ़ गए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 9 यहां पर हो चुकी है और लगातार मरीजों के सामने आने से चिंता बढ़ गई। मुरैना में एक बार फिर 5 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। 5 मंत्रियों के साथ कोरोना संकट काल में मुकाबला करने वाली शिवराज सरकार के सामने चुनौती है मंत्रिमंडल विस्तार। सिंधिया समर्थकों को एडजस्ट करना ही है और इसके चलते बीजेपी की हिस्सेदारी इस पे जाहिर तौर पर घटेगी। इस बीच 15 साल सरकार में रहने के कारण न सिर्फ कुछ बड़े नेता इसके विरोध में हैं, बल्कि जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरणों को साधना भी एक बड़ा चैलेंज है। आपको कितनी उम्मीद है? 100%। ये विंध्य क्षेत्र से आने वाले बीजेपी के विधायक केदार शुक्ला हैं, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने के बाद खुलकर मंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी जता रहे हैं। वैसे इनके जैसे विधायकों की फहरिस्त काफी लंबी है, जो सीएम के साथ साथ पार्टी अध्यक्ष वीडी शर्मा से मिलकर इस बार मंत्री बनने के लिए अपना दावा ठोक रहे हैं। इसकी कई वजह भी है। लंबे समय तक किसी एक व्यक्ति के मंत्री रहने का विरोध, एक व्यक्ति के लगातार मंत्री रहने के कारण दूसरी पंक्ति के नेताओं को मौका नहीं, लगातार जीत रहे नेताओं को मंत्री नहीं बनाया जाना, और शायद यही वो कारण हैं जिनके कारण शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी हो रही है। जिन बड़े नामों का विरोध हो रहा है उनमें पहला नाम राजेंद्र शुक्ला का है, जिनके खिलाफ विंध्य के ही केदार शुक्ला और गिरीश गौतम हैं। मालवा निमाड़ में ऐसा ही विरोध विजय शाह को लेकर भी है, क्योंकि यहाँ से उषा ठाकुर और रमेश मेंदोला मैदान में हैं। बुंदेलखंड में गोविंद राजपूत के मंत्री बनने के बाद गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह के बीच मुकाबला है। रायसेन से सिंधिया खेमे के प्रभुराम चौधरी का मंत्री बनना तय है। ऐसे में रामपाल सिंह के लिए रहा मुश्किल है। महाकौशल की बात करें तो यहाँ भी गौरीशंकर बिसेन और अजय विश्नोई का स्थानीय स्तर पर विरोध हो रहा है। खुद के लिए मंत्री पद चाहने वाले बीजेपी के सीनियर विधायकों को मालूम है कि इस बार वो कामयाब नहीं हुए तो आगे शायद ऐसा संभव न हो। हालांकि संगठन सब कुछ सही होने की बात कर रहा है।
ये मंत्रिमंडल का विस्तार जल्दी होगा। अभी ये कोरोना का सारा ये सब चल रहा है और मुझे लगता है कि आपको जल्दी ही सूचना मिलेगी और जल्दी तय हो जाएगा। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होंगी। भारतीय जनता पार्टी में मैंने कहा ना कि एक परिवार के नाते से हम लोग काम करते हैं, इससे सब मिलजुल करके टीम भावना से आगे बढ़ते हैं और जो भी जिम्मेदारियां हैं वो काम के नाते से लोगों को मिलती हैं और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे समाधान के साथ होंगी। स्वाभाविक है, मंत्रिमंडल के पुनर्गठन की संभावना जल्दी है तो बात होती ही रहती है और हमारे नेता हैं, उनसे नहीं बात होगी तो किससे होगी। संगठन उचित ही करेगा। आपको कितनी उम्मीद है? 100%। मंत्रियों को लेकर बीजेपी इस वक्त 3 तरफा संकट में है। उसे सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हुए विधायक और गैर सिंधिया समर्थकों को मंत्री बनाना है। ऐसे करीब 10 विधायक हैं जिनका मंत्री बनना तय है। अब सिर्फ 24 सीटें बचती है जहां बीजेपी अपने विधायकों को मंत्री बना सकती है। बीजेपी को इस बात की आशंका है कि यदि इस वक्त कोई गलत फैसला लिया गया तो कुछ विधायक कांग्रेस का रुख कर सकते हैं। बीजेपी को क्षेत्रीय और जाति समीकरण के हिसाब से भी समन्वय बैठाना है और इधर कांग्रेस दूर बैठकर सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार कर रही है। ऐसे लोग जो कल आए वो मंत्री बन गए और जिन्होंने 30-30, 40-40 साल भारतीय जनता पार्टी की सेवा की वो दूर से देख रहे हैं शपथ लेते हुए, तो स्वाभाविक रूप से ये दर्द तो अंदर पीड़ा है और जिस दिन ये मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसके बाद ये दर्द चेहरों पे नहीं सड़कों पे भी दिखाई देगा। जाहिर है मंत्रिमंडल विस्तार में इस बार 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की छाप भी साफ तौर पर दिखेगी, क्योंकि बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती ज्यादा से ज्यादा सीटें लाकर खुद को मजबूत करने की है, जबकि कांग्रेस की निगाह बीजेपी के उन असंतुष्टों पर है जो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सामने आ सकते हैं। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।